क्लाइंट है, जैसा बर्ताव एक सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट से करता है ना, वैसा बर्ताव राज्य को नागरिक के साथ करना चाहिए। और वो कब होगा? जब सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी के साथ हों, समय सीमा के अंदर हो, यदि सर्विस गलत हो तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सके, सर्विस प्रोवाइडर को चेंज भी किया जा सके। और 1992 के आसपास ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर एक कंसेप्ट लेकर आए जिसका नाम था सिटीजन चार्टर। दुनिया भर में ऐसा फैला कि सब ने उसको अपना लिया, भारत ने भी अपनाया। सिटीजन चार्टर का मतलब है किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा बड़ा बड़ा कि इस ऑफिस में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, कितने टाइम में मिलती हैं, न मिले तो आप क्या कर सकते हैं। जब वो भी सफल नहीं हुआ तो हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म लेकर आए और हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक कंसेप्ट बनाया सेवोत्तम, कि जो सरकारी ऑफिस इन 3 पैरामीटर्स पे सही उतरेंगे उनको हम एक मानक देंगे सेवोत्तम नाम का, कि यहाँ सेवाएं ठीक तरीके से दी जाती हैं। सूचना का अधिकार आया क्योंकि सरकारी अधिकारी आमतौर पर सूचनाएं देने में यकीन नहीं रखते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का बहाना लगाते हैं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में साफ साफ लिखा गया कि अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हुआ सूचना के अधिकार और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बीच में, तो सूचना का अधिकार डोमिनेट करेगा, ना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट डोमिनेट करेगा। एक बार नहीं 2 बार लिखा गया उस एक्ट के अंदर। ये सारी कोशिशें पिछले 20-25 साल में किस चीज़ की हैं? क्योंकि उदारीकरण होने से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, भारत के बहुत लोग विदेश जाने लगे। जब विदेश गए तो देखा कि वहाँ की सरकारें कैसे काम करती हैं, बहुत एफिशिएंट हैं। हमारी सरकार वैसी क्यों नहीं हो सकती है? तो उन लोगों ने खूब लिखना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर से सरकार का कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। टेली कम्युनिकेशन में प्राइवेट और सरकार साथ साथ जब आमने सामने आ गए, पेट्रोल पंप में सरकार प्राइवेट आमने सामने जब आने लगे, तो लोग कहने लगे, मुहावरा बन गया कि ये काम नहीं करेगा, सरकारी है। इन मुहावरों से सरकार को लड़ना था, कौन लड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी लड़ेगी, और कौन लड़ेगा? और इसलिए पिछले 20-25 साल में दुनिया भर के देशों में, इंक्लूडिंग हमारे देश में, ये कोशिश हुई कि ब्यूरोक्रेसी इतनी एफिशिएंट हो कि जो काम जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए तुरंत मिले। वो एक क्लाइंट है, उस तरह से उसका सम्मान होना चाहिए। सरकारी ऑफिस में आके गालियाँ ना खाए, बिजली का बिल जमा करने गया है, पैसा लेके गया है, वहाँ गालियाँ भी खा रहा है, पैसे भी नहीं ले रहे उससे, ये सब ना हो। पासपोर्ट बनवाने के लिए 6 घंटे लंबी लाइन में लगने के बाद किसी दलाल को 2000 रुपये दे के पासपोर्ट बनेगा, ये हालत ना हो। और तब हमारे समाज ने, हमारे राज्य ने बहुत कमाल के परिवर्तन किए। मुझे ध्यान है कि आज से 20 साल पहले मैं जब पहली बार पासपोर्ट बनवाया, दर्दनाक अनुभव था। पासपोर्ट बनवाने के दौरान मुझे लगा कि विदेश जाने का विचार ही छोड़ देता हूँ, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था। लेकिन जब 10 साल पहले मैं उसको रिन्यू करवाने गया, इस बीच में काफ़ी चेंज हो चुका था। पता लगा कि पीएस के नाम की जगह वहाँ जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। तो मैं वहाँ गया, ऑनलाइन बुकिंग हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है इसकी, टाइम स्लॉट मिल गया, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है सब कुछ हो गया, फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मैं वहाँ गया, आईटीओ के पास पीएसके में गया, तो एक आदमी बाहर बैठा था। मैंने कहा भाई पीएसके में जाने? बोले हाँ, यहाँ से अंदर जाइए। मैं अंदर गया, मैंने माहौल देखा, मैं बाहर वापस आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, पीएसके जाना है, पासपोर्ट बनवाना है। बोला यही है जी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, वहाँ कुछ लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। मैंने कहा ना, ये नहीं हो सकता भाई। फिर जब उस व्यक्ति ने 3-4 बार कहा, बोला सर कईयों को डाउट होता है, लेकिन सच में यही बनता है, आप जाइए अंदर। मैं गया, मैंने बड़ी हिम्मत से एक, वो जो केबिन्स होते हैं वहाँ छोटे छोटे क्यूबिकल्स बोलते हैं उनको ना, एक क्यूबिकल में एक कोई व्यक्ति बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पासपोर्ट यहीं बनता है? बोले हाँ सर यहीं बनता है, बैठिए। अब तीसरा डाउट, उसने कहा बैठिए। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी ऑफिस में कोई कहेगा बैठिए। फिर बैठा, मैंने कहा कहाँ जाना होगा? बोले सर कहीं भी हो जाएगा। अब समझे, झटके में झटके जा रहे हैं। फिर उसने कुछ किया, बायोमेट्रिक कुछ मार्क्स लिए, सब कुछ किया। आधे घंटे बोला सर हो गया, बस एक बार ऊपर जाना है, वहाँ बस आपको एक बार वो अधिकारी हैं अटेस्ट करेंगे, फिर आपका काम हो गया पूरा।
मैं इतना खुश हो चुका था, मुझे साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। फिर मैं ऊपर गया, वहाँ एक लंबी लाइन थी। तब तक मैंने 2-4 लोगों से पूछा, वो भी डाउट में थे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं सर, ये प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये मामला है। तो अब ये सरकार नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनी कर रही है, और टीसीएस के पास शायद वो काम था। तो मैंने कहा अब क्या करना? बोले अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो आपसे बात करेंगे, बस चेक करेंगे कि डिटेल सही है कि नहीं है, फिर ठप्पा लगा देंगे तो हो गया। मैंने कहा ठीक है। वहाँ नंबर 1 घंटे बाद आया, तो मुझे कुछ कुछ होम फीलिंग होने लगी कि मैं अपने घर में ही हूँ। अंदर गया तो मैं हरियाणा से हूँ, साक्षात एक हरियाणवी देवदूत बैठा हुआ था अंदर। हरियाणा में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ सम्मान सूचक शब्द है ही नहीं हमारी भाषा में। ना 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 ऐसा ना ऐसा शब्द है, ना ऐसा भाव है। तो वहाँ मैं गया, मैं तो नीचे वाले भाव में था कि बहुत सम्मान से बात होने वाली है। तो वहाँ मैं गया, मुझे लगा बैठने को बोलेंगे, तो उन्होंने बोला। उनका पहला सवाल था क्यों जाना है बाहर? बोले बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा घूमने के लिए जाना है। तो 2-3 बार ऐसी ऐसी बात बोल के फोटो मिलाई अच्छी से, तू ही है ना, तू ही है ना? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ। बोले ठीक है जा, ठप्पा लगाया जा। तो मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, मैं अपने देश में ही हूँ और वो संक्रमण चल रहा है। एक दिन में थोड़ा ना चेंज होता है, चेंज धीरे धीरे होता है, एक दिन में कहाँ चेंज होता है, समय लगता है चेंज होने में। ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, इसका एग्जाम्पल पिछले 10-20 साल में अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? पासपोर्ट बनाना आसान कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने पहली बार सोचा बनवा लूँ, और मैं हरियाणा में था, तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनता है। बोले नाम बता दो भेज देंगे। तो मैंने कहा नहीं, आना तो होता होगा, गाड़ी चला के। अरे क्या गाड़ी चलाओगे, नाम भेज दो। फिर पता लगा इतना ही नहीं है, आप देश में किसी भी ज़िले से बनवा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। बस आपको नाम बताना है और एक तय राशि देनी है, बन किया जाता है। ड्राइविंग टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है। तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, मेरे अपने ज़िले से बना, बाहर से नहीं बना। और वो बना 40 की उम्र तक के लिए, क्योंकि तब नया कंसेप्ट है कि 40 की एज तक के लिए बनेगा, क्योंकि 40 में आदमी थोड़ा सा उसको देखने में दिक्कत होती है, फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं दिल्ली का निवासी हो गया, तो मैं दिल्ली के ऑफिस में गया इसी भाव से कि जाना है, बन जाएगा। तो मैंने जाके लाइसेंस बनवाना है, तो पता लगा कि ऐसे नहीं बनता है, टेस्ट होता है। वो भी 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर पे, एक होता है चला के दिखाना होता है। मुझे उम्मीद थी कि मैं वहाँ लाइन में खड़ा हुआ, कोई ना कोई साइड से आके बोलेगा मेरे टेस्ट के हो जाएगा, आ जाओ साइड में। पर कोई नहीं आया। टेस्ट की डेट आई। टेस्ट क्या है, कंप्यूटर पे आपको जाना, 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन भी क्या पूछते हैं, अगर ऐसा एरो है तो कहाँ मुड़ना है, इस तरह के सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल नहीं पूछते। तो मुझे तो बच्चों वाला टेस्ट होगा। मैंने बाहर देखा, उसके 10-20 लोग वहाँ पर एक किताब को वैसे ही पढ़ रहे जैसे यूपीएससी के एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या टेस्ट है अंदर। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, बोली आपका पहला अटेम्प्ट है? तो मैंने पूछा इसमें भी अटेम्प्ट होते हैं क्या? बोली हाँ, मेरी मम्मी का 7वां है आज। और एक महिला थोड़ी दूर धार्मिक भाव से किताब पढ़ रही है, और साथ में वो धार्मिक कुछ कृत्य ऐसे ऐसे कर रही है कि हे भगवान इस बार करवा देना किसी तरह से। तो मुझे घबराहट हुई, क्या टेस्ट होता होगा। तो अंदर गए, अलग अलग कंप्यूटर है। मैं देख रहा था कि कहाँ खेल हो सकता है। कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो वहाँ भी खेल नहीं हो सकता। हर कंप्यूटर के सामने कैमरा लगा हुआ है। आप जैसे कंप्यूटर पे जाएंगे, सबसे पहले आपकी फ़ोटो आपको दिखेगी उस पर, तो तय हो गया कि आप ही बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चन ठीक करने हैं लगभग 10 में से। जैसे 6 ठीक होंगे टेस्ट बंद हो जाता है, उसमें टॉप नहीं करना होता। मतलब अगर पहले 6 ठीक हो गए, 7वां आएगा ही नहीं, बोलेंगे हो गया आप जाओ। तो मेरा शायद 7वें 8वें में 6 हो गए, तो उसमें आ गया कि आपका हो गया, जाओ। तो आसपास लोगों ने इस भाव से देखा क्या बात है यार, आपका तो हो गया। मुझे पहली बार लगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना ट्रांसपेरेंट काम हो सकता है। फिर मैं बाहर गया, मैंने कहा अब क्या करना है? बोले आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा,
2-3 दिन के बाद बोला कि एक बाइक और एक कार लेके आ जाना। तो फिर मैं पहुंचा उस दिन बाइक और कार लेके। मतलब अकेले कैसे लेके जाऊंगा, 1-2 लोग साथ में थे। तो बोले कार चला के दिखाओ, तो कार चला के दिखाई तो कार पास हो गया। अच्छा, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में अटैच होने वाली है, ताकि बाद में जब सवाल उठे तो रिकॉर्डिंग दिखाई जा सके कि ये इस व्यक्ति की ड्राइविंग की रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है प्रशासन में? तकनीक से। फिर बोले बाइक से जाओ, मैं बाइक से गया, आगे से मुड़ के आना था, एक जंगल जैसी जगह थी, आया वापस तो बोले आप फेल हो गए। तो जबकि मैं गिरा भी नहीं था, बाइक से मैं आराम से आ गया था, बाइक का मेरा अच्छा खासा अनुभव था। तो मैंने पूछा कि क्यों फेल हो गए? बोले अपने इंडिकेटर नहीं दिया। जंगल के अंदर घूम के आना था ऐसे। मैंने कहा इंडिकेटर किसको देता मैं? बोले ये सब नहीं पता हमें, रूल इज रूल। तो फिर 1 महीने बाद फिर गया मैं, फिर बाइक चलाई। इस बार मैंने इंडिकेटर इतना अच्छे से दिया सब कुछ, मक्खी भी मेरी, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया उसको कि भाई तुम टेंशन मत लेना। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सड़क पर बाकी लोग भी इस परीक्षा से गुजर के आ रहे होंगे, वरना सड़क पे हमेशा ही खतरा होता है कि 100 में से 90 का लाइसेंस घर पे आया होगा और ये यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे आसपास ही। और क्या पता और क्या पता कि आप बाइक चला रहे हो, वो ट्रक में प्रैक्टिस कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट भी होना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है 1990 के बाद एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट हमारे समाज में आया, और हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर भी, मसूरी की ट्रेनिंग को लेकर भी ये भाव बढ़ता गया। 2005 के बाद चीज़ें और आगे बढ़ गई, और अब कंसेप्ट आया कि हमें सर्विसेज जनता को बुला के नहीं देनी है, उनके घर जाके देनी है। फ्री सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। अगर अमेज़ॉन आपके घर पे सामान भेज सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं भेज सकती? आपका पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया आपके घर पे क्यों नहीं हो सकती? कुछ लोग आपके घर पे आके आपका अटेस्टेशन करके साइन करके क्यों नहीं जा सकते, और पासपोर्ट बन के आपके घर पे क्यों नहीं आ सकता, अगर आप उसकी फीस पे करने को तैयार है तो? और जब सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की बात आई तो राज्य से अपेक्षा हुई कि अब सरकारी नौकरी का मतलब लाट साहबी पूरी खत्म हो चुकी है। अब आपको एक एक व्यक्ति को दिखाना है कि हम कैसे बेस्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पिछले 5-7 साल में अगर आपने एक्सपीरियंस देखे हो, और इसमें मुख्य भूमिका किसकी है? तकनीक की भूमिका है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल जो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, सबसे पहली शर्त एक कायदे का लोक सेवक होने की अब ये है कि आप तकनीक के साथ दोस्त हों, तकनीक के दुश्मन ना हो, तकनीक से दूर ना भागते हों। और तकनीक हमारी ज़िंदगी कितनी आसान करती है, इसके एग्जाम्पल्स आपने आसपास देखे होंगे आपने। यूपीएससी का रिजल्ट आज से 20 साल पहले जब आता था, हजारों लोग यूपीएससी के बाहर खड़े होते थे, दंगा हो जाता था उस समय। दीवार पे चिपका हुआ देखने के लिए दंगा हो जाता था, लोग फाड़ लेते थे उसको, और एक के पीछे दौड़ रहे हैं, वो रिजल्ट लेके भाग गया। फिर साइबर कैफे का ज़माना आया कि नेट पे आएगा, सब लोग अपने अपने घर के पड़ोस में साइबर कैफे में भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। अब क्या ज़माना है, अपने फ़ोन पे पीडीएफ देख रहे हैं, खट से कि अपना नाम टाइप किया, सर्च किया, 1 सेकंड में रिजल्ट सामने आता है। अब कहीं नहीं जाना है। ये ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस चीज़ों को कितना आसान कर देती है, इसका एक एग्जाम्पल है। हम कार से ट्रेवल करते हैं, सड़कें बन रही हैं आजकल पीपीपी मॉडल पे, हम टोल पे करेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, एक्सप्रेसवे बनेंगे। टोल है तो टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स के जो प्लाजा है वहाँ पर 2 घंटे की लाइन है। एक्सप्रेस वे पे जाके आपने बचाया था 1.5 घंटा, टोल टैक्स पे करने में लग गए 2 घंटे। तो सरकार ने फिर एक कंसेप्ट सोचा, फास्टैग, कि हर गाड़ी पर फास्टैग होना ज़रूरी है। थोड़ी सुविधा हो गई, 1.5 घंटे के बदले कहीं कहीं 1 मिनट, कहीं आधा मिनट, कहीं कहीं 10 मिनट 15 मिनट हो गए। आप जाएंगे, गाड़ी पे फास्टैग है, स्कैनर है, स्कैन करेगा, खट से दरवाज़ा खुलेगा, आप जाएंगे, पैसा आपके अकाउंट से कट गया है, अलग से नहीं देना है आपको। अब जो आने वाला है, नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले घोषणा की कि मुश्किल से 6 महीने बाद, ये मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे शायद पहली बार आने वाला है, टोल प्लाजा भी नहीं होंगे। जितनी जगह से आप सड़क पर चढ़ते हैं वहाँ पर उन्होंने सेंसर्स लगा रखे हैं, सिर्फ रुकना रुकना नहीं है आपको, सैटेलाइट से कनेक्टेड है। आप उस सड़क पे चढ़े
आपकी गाड़ी पर बस एक स्टिकर लगा हुआ है जिसको सेंस कर लिया, और जहां से आप उतरे वहां भी एक सेंसर है। इन दोनों जगहों के बीच में जितना डिस्टेंस, जितना अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट से कटा, आपको मैसेज आ गया, बात कर, 1 सेकंड भी वेट नहीं करना है। ये होता है जब राज्य आपको बेहतर सर्विसेज देने का प्रयास करता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की अच्छी बात है कि वो तकनीक के बड़े दीवाने हैं और चाहते हैं कि तकनीक की मदद से सेवा। मैंने हाल में एक एग्जाम्पल देखा, डिजी लॉकर आया तो मैंने तो बहुत अच्छी इच्छा नहीं थी कि मैं उसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं विद्यार्थी नहीं हूं, जरूरत नहीं पड़ती। पर एक बार मेरे घर के लोगों ने किया तो मैंने भी कर लिया, डिजी लॉकर बना लिया, उसमें मेरे सर्टिफिकेट्स आ गए। अब 3-4 महीने पहले एयरपोर्ट्स पे देखा कि बहुत लंबी लाइनें हैं, कैसे पार करें। तो हमारे एक सहयोगी ने मुझे बताया कि एक नई स्कीम आई है, डिजी यात्रा। तो मुझे नए नए नाम सुन के ना घबराहट होती रहती है कि एक और स्कीम आ गई, ये भी स्कीम है, कैसे इसको मैनेज करेंगे। खैर, जब उसने लक्षण बताया तो मैंने उसको डाउनलोड किया, डिजी यात्रा को। डिजी यात्रा क्या है? डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए एक स्कीम है। जैसे डिजी यात्रा पर मैं गया, उसने मुझसे पूछा कि आप डिजी लॉकर पे हैं, मैंने कहा हूँ। जैसे कि वहाँ से मेरा आधार कार्ड फेच कर लिया अपने आप, मुझे ये भी नहीं करना पड़ा। तो डिजी यात्रा पर मैं रजिस्टर्ड हूँ कि मेरा ये नाम है, मेरा ये आधार कार्ड नंबर है। अब करना क्या है, जैसे मैं किसी फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैंने 3-4 बार प्रयोग किया पिछले 1-2 महीने में। बस फ्लाइट की टिकट आई मेरे पास, जैसी बोर्डिंग पास मेरे पास आया, उस बोर्डिंग पास को स्कैन कर देना है डिजी यात्रा में। जैसे स्कैन हुआ, अब डिजी यात्रा कह रही है कि द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू द एयरपोर्ट। अब आप एयरपोर्ट जाएंगे, अब आप वीआईपी बन गए अचानक। वैसे कोई पूछ नहीं रहा था आपको, वहाँ लाइन में 20-20 लोग खड़े हैं, एक गेट पे लिखा है डिजी यात्रा ओनली। हम वहाँ गए हीरो बन के, सिर्फ फ़ोन ऑन किया, डिजी यात्रा खोला, उस पर वो स्कैन किया हुआ, वो दिखाया मशीन को, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिस चीज़ में 1 घंटा लगने वाला है वो 1 मिनट लगेगा। फिर आप आगे गए, सिक्योरिटी चेक, तो पता लगा वो आम आदमी का है, ये डिजी यात्रा वालों का है। तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, डिजी यात्रा सब एक साइड में है। तो डिजी यात्रा दिखाया, 1 से 2 मिनट में सिक्योरिटी चेक भी खत्म। और फिर हम पूछे अब क्या करना, बोले कुछ नहीं, आप खाली हो, बेरोजगार हो, 1 घंटा वेट करो, फिर फ्लाइट चलेगी, आपको लेके जाएगी। कितना आसान है तकनीक के इस्तेमाल से। और अगर तकनीकों का ऐसा इस्तेमाल जो हमने कोविड के समय किया, कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन में किया, एक एक व्यक्ति की वैक्सीन का रिकॉर्ड उसमें रखा, आज के समय में एक सबसे अच्छा सिविल सेवक वो है जो कोडिंग जानता है, नहीं तो कम से कम कोडिंग का महत्व समझता है, जो ये समझता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी को एक ऐप बना के, एक वेबसाइट बना के कैसे आसान किया जा सकता है, जो अपने ज़िले के सारे किसानों के लिए एक ई मंडी बना सकता है कि अपनी अपनी फसल का जिक्र यहाँ करो, गाय भैंस जो भी पशु पक्षी बेचना हो उसका यहाँ पर फोटो डालो, डिस्क्रिप्शन लिखो, और वहीं पर लोग आपस में खरीद लेंगे। एक भी व्यक्ति भूखा ना मरे और एक भी व्यक्ति के पास अनाज न सड़े, इसकी एक ऐप बना सकता है। सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक रोज रात को इस ऐप पे केवल ये मेंशन कर देंगे कितना खाना बचा हुआ है। सारे अनाथालय आसपास जो हैं या ऐसी एनजीओज हैं, वो मेंशन करेंगे कितनी ज़रूरत है। उसी ऐप पे मैसेज आ जाएगा कि यहाँ का खाना वहाँ जाएगा, यहाँ का खाना वहाँ जाएगा, 20 लोग चाहिए, बाइक लेके बाइक से काम कर लेंगे। मेरा अपना एक विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का आम आदमी, गरीब बेचारा, वो अस्पताल कैसे जाए? उसने कंसेप्ट लॉन्च किया बाइक एम्बुलेंस का। बहुत सारी एम्बुलेंस बाइक वाली हैं, एक ड्राइवर है, पीछे ऐसा सेटअप बना दिया, कोई व्यक्ति बीमार बैठे तो गिरे नहीं, बस एक आराम से सुविधाजनक बना दिया है। बाइक एम्बुलेंस होते ही किसी भी व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल तक जाना एकदम आसान काम हो गया। जो इतना इनोवेटिव किस्म का व्यक्ति है, वो व्यक्ति चाहिए आज के सिविल सेवाओं में। और उसके अलावा 2 चीज़ें और चाहिए। पहला, हम एक डेमोक्रेसी हैं और हम चीन नहीं है। चीन खुद को लोकतंत्र कहता है, बोलता है कि हम सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी हैं। कितना मजेदार शब्द है ना, सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है, पार्टी एक ही है, इलेक्शन एक ही पार्टी लड़ेगी, पर है डेमोक्रेसी। उस पार्टी में 2 उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन वो उस पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं। जनता के कुछ व्यक्तियों को, सबको नहीं, जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं। पार्टी के मेंबर्स केवल ये चुनेंगे कि आपको इसी पार्टी के 2 व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति ठीक लगता है। पार्टी एक ही रहेगी।
पर हम एक जिंदा लोकतंत्र हैं, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हमारे देश में सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, इधर गठबंधन है, उधर गठबंधन है, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जब आप सिविल सेवाओं में जाएंगे ध्यान रखिएगा, बहुत आसान होता है किसी पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाना, लालच भी होता है। सत्तारूढ़ दल के मंत्री सांसद आपसे कहेंगे कि जुड़ जाइए, बहुत फायदे में रहेंगे, ये पोस्टिंग करवा देंगे, वो पोस्टिंग करवा देंगे, करवा भी देते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छे अच्छे ज़िले मिलते जा रहे हैं, आपकी बात सुनी जाती है, सब मंत्री सुनते हैं बात, मज़ा आता है। और जिस दिन सरकार चेंज होती है ना, सारा हिसाब बराबर हो जाता है। इसलिए हमारे सिविल सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट में कहते हैं कि नॉन पार्टिजनशिप, किसी भी राजनीतिक दल से तटस्थ रहते हुए सिविल सेवक होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्ष रहते हुए, तटस्थ रहते हुए, वस्तुनिष्ठ रहते हुए चीज़ों का अध्ययन करना, समझना, ये ज़रूरी पक्ष है। तो यदि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और आप सेवा भावना से भरे हुए हैं, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, दबाव इतना ज़्यादा आजकल है। पहले तो लाट साहबों पर दबाव नहीं था ना। आप सोचिए 50 साल पहले लाट साहब कलेक्टर साहब हैं ज़िले में, अगर किसी से अन्याय हुआ तो वो क्या कर लेगा बेचारा, किसी को बता भी नहीं सकता। एक ही तरीका है कि किसी पत्रकार के पास जाए कि भैया अखबार में छापो मेरे साथ ये हुआ, या टीवी के पास जाए, नई दिल्ली में संसद मार्ग के पास जाए, प्रसार भारती में, आकाशवाणी में कि मेरे साथ अन्याय हुआ। कौन सुनेगा उसकी बात? ऐसे तो लाखों लोग देश में हैं। और इससे लाट साहब को दिक्कत नहीं थी। अखबार में 3-4 पत्रकार हैं उस जिले के, वो सारे शाम को लाट साहब के खाना खाते महीने में एक बार, उनकी हिम्मत नहीं कि लिख सके उनके खिलाफ। अब क्या स्थिति है? एक प्रशासक आपसे गलत बर्ताव करके देखे, आपने कोविड में देखा कई बार ऐसा हुआ। एक सिविल सेवक ने एक शादी में जाके उसको रोका, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी अखरने वाली थी। एक सिविल सेवक जो कि बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, जो आमतौर पर बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, एक खास मोमेंट में उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया, उसने कुछ बोल दिया। हर व्यक्ति पत्रकार इस समय है, सबके हाथ में फोन है, एक एक क्षण आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है या हो सकती है। प्राइवेसी एक अतीत की धारणा थी जो किसी ज़माने में एग्जिस्ट करती थी। अब प्राइवेसी आपके बंद कमरे में भी है या नहीं, शक की बात है, क्योंकि वहाँ भी छिपा हुआ फ़ोन हो सकता है, किसी को नहीं पता। राइट टू प्राइवेसी ठीक है, संविधान के तहत हमने दे दिया है, लेकिन दरअसल प्राइवेसी और कैमरा वैमरा छोड़िए, किसी की गूगल हिस्ट्री खुल जाए ना, भविष्य में इतिहास वहीं से लिखे जाएंगे, वही अभिलेख बनेंगे भविष्य में कि इस व्यक्ति की गूगल हिस्ट्री चेक करने पर पता चला इसका वास्तविक चरित्र क्या है। और गूगल और व्हाट्सएप आपका मतलब सब जानते हैं आपके बारे में। आप कितना भी डिलीट फॉर ऑल कर लीजिए, वहाँ से डिलीट नहीं होता है, उनके सर्वर पे रहता है। तो प्राइवेसी एक चिड़िया थी, एक ज़माने में रहती थी, अब वो चिड़िया एग्जिस्ट नहीं करती है। हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पब्लिक प्रोफाइल के व्यक्ति की हर चीज़ पब्लिक है, और आप कुछ भी करेंगे सिविल सेवक होके, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। आपको अपनी भाषा बहुत संयत रखनी होगी। अगर आपने अपने बायसेस को, अपनी भेदभाव वाली मानसिकता को कहीं भी दिखा दिया, अगर आप किसी धर्म विशेष के प्रति ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जाति विशेष से जुड़े हुए हैं, और आपकी किसी एक वाक्य में भी वो बात कहीं आ गई सामने, कोई रिकॉर्ड करेगा, किसी दूसरे नाम के अकाउंट से ट्वीट करेगा, और यदि उसको डर है तो वो अपने किसी विदेशी दोस्त को भेजेगा वीडियो, विदेशी दोस्त विदेश से ट्वीट करेगा उसको। अब कर लीजिए क्या करेंगे उसके बाद आप, और 3 घंटे बाद आप ट्विटर में ट्रेंडिंग 1 पे चल रहे होंगे, मशहूर हुए लेकिन उस तरह से नहीं हुए जैसा चाह रहे थे। और वीडियो क्लिप है, अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं तोड़ा मरोड़ा गया है, साफ साफ दिख रहा है। सिविल सेवक बनना है तो वाक संयम बहुत खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। कब बोलना है, क्या बोलना है, आपकी एक एक बात संविधान के मूल्यों से प्रेरित हो, संविधान के मूल्यों के खिलाफ कुछ भी ना हो। किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति की पक्षधरता नहीं करनी है सिविल सेवक होते हुए।
कहते हैं ना कि आप नेता किसी समुदाय के हो सकते हैं, पर जब आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं या डीएम बनते हैं, पूरे समाज के बनते हैं, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये क्षमता है कि एक एक व्यक्ति के पास जाके न्याय दे सकें, महलों से निकलकर जंगलों में, बस्तियों में, गरीबों की झुग्गियों में जा सकें, वहाँ उनका काम कर सकें। रामचरितमानस के अरण्यकांड में बड़ा अच्छा वाक्य आता है। राम कह रहे हैं, मुझे लगता है वेलफेयर स्टेट की धारणा यहाँ से भी जुड़ती है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म देखिए क्या है। कुछ मुनियों को परेशानी थी, उन्होंने मुनियों की परेशानी दूर कर दी है। और फिर किसी मुनि ने बताया क्या क्या दिक्कतें होती, तब राम ने क्या किया, निशिचरहीन करौ मही, इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। भुज उठाई पनकीन, भुज उठा के प्रण किया राम ने। सकल मुनिन्ह के आश्रमन, सभी मुनियों के आश्रमों में जाई जाई सुख दीन, जा जाके सुख दूंगा। मुनि से ये नहीं कहूंगा कि आके फॉर्म भरो, आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद तुम्हारा न्याय होगा। अच्छा राज्य वो है जो एक एक बेनिफिशियरी के घर जाके न्याय करता है, न कि ये उम्मीद करता है कि न्याय करवाने के लिए कोई मेरे पास आएगा। और यदि एक आईपीएस के होते हुए कुछ लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं, तो उस आईपीएस को आईपीएस होने पर शर्म होनी चाहिए। आईपीएस होने का मतलब है कि जब तक मैं इस ज़िले में हूँ, किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं कि एक भी शरीफ व्यक्ति को परेशान कर सके। अगर वैसा आईपीएस बन सकते हैं तो आईपीएस बनिए, वरना मतलब अगर आईपीएस बन के शाम को लॉन टेनिस ही खेलना है, बैडमिंटन ही खेलना है और जिमखाना क्लब ही जाना है, तो फिर आईपीएस मत बनिए, कुछ और सर्विस कर लीजिए। क्योंकि आईपीएस आपके बनने से पूरे ज़िले को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। बहुत लंबी बात हो गई, पूरी बात को समअप करता हूँ 4-5 वाक्यों में। अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, अपने अंदर 4-5 चीज़ें देख लीजिए हैं, या पढ़ने में अच्छे होंगे तो ही जाएंगे, वो तो है ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कंपैशनेट हों, करुणा से भरे हों, सहिष्णु हों, टॉलरेंट हों, आपके अंदर वंचित वर्गों को देखकर संवेदना का भाव आता हो, आप उनकी सहायता करना चाहते हो, आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, सोशल जस्टिस के विचार से आपकी सहमति बनती हो, तो आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे। ये पहली बात है। अगर आप तकनीक के मित्र हैं तो आज के ज़माने में अच्छा सिविल सेवक बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि एक तकनीक वो हज़ारों काम कर देगी जो लोग नहीं कर पाते। आप चैट जीपीटी की मदद से कितनी सारी फाइलों पे नोट इन ड्राफ्टिंग का काम कर लेंगे भविष्य में, जो करने के लिए हज़ारों व्यक्ति चाहिए। अनुवाद का सारा काम आजकल ऑनलाइन हो जाता है हमारे पास। वो सारे काम जो मनुष्य करता है कम समय, मतलब ज़्यादा समय लेता है, क्वालिटी में भी कमी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ तकनीक से हो जाती है, बशर्ते आप तकनीक को लेकर सहज हो और आप प्रशासन में उसका अच्छा उपयोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा, सिविल सेवक बनना मौज का मामला नहीं है, मजाक नहीं है। एक अच्छे सिविल सेवक को 40 की उम्र तक आमतौर पर बीपी और शुगर हो जाता है, अगर वो अच्छा सिविल सेवक है और उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, इतने तरह के दबाव, विधायक का, सांसद का, मंत्री का, पता नहीं क्या क्या दबाव आएंगे, मीडिया के दबाव आएंगे, गुंडों के दबाव आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव आएंगे, ठेकेदारों के दबाव आएंगे। और वो दबाव केवल छोटे मोटे दबाव नहीं होते हैं, उसमें दबाव में हत्याओं के दबाव भी आ सकते हैं। अगर इन सब दबावों को नहीं झेल पाते हैं, उतना साहस नहीं है, फोर्टिट्यूड नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, तो सिविल सेवक आसान रास्ता नहीं। तब उससे बेहतर है कि हम किसी निजी उद्यम में जाएं, किसी और नौकरी में चले जाएं। सिविल सेवक बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छे सिविल सेवक की बात कर रहा हूँ। अच्छा सिविल सेवक बनना है और आप चाहते हैं कि जिस दिन आपका ट्रांसफ़र हो तो जनता सड़कों पर खड़ी हो जाए, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। चौथी बात है ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप। किसी पार्टी या समुदाय विशेष का सिविल सेवक नहीं बनना है, देश का सिविल सेवक बनना है। ये चौथी बात याद रखनी है। और पांचवी बात तो सबसे बेसिक है, वो ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, प्रोबिटी है। यानी आपको कोई विभाग दिया गया है तो सरकार निश्चिंत हो कि इस व्यक्ति के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता।
और ऐसे सिविल सेवक होते हैं। मैं केवल एक आखिरी एग्जाम्पल देके बात समाप्त करता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र आईपीएस है, काफ़ी सीनियर रैंक पे अब है, घोर ईमानदार किस्म का व्यक्ति है। अच्छी बात क्या है उसके साथ, वो किसी पार्टी का सगा नहीं है, क्योंकि वो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य पे चलता है। लेकिन जिस राज्य में है वहाँ दो पार्टियां सत्ता में आती हैं क्रमशः, दोनों पार्टियों के मन में एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री चाहे इस पार्टी का चाहे उस पार्टी का हो, एक बात स्पष्ट है कि जब कोई मामला नहीं संभलेगा हमसे, इसको भेज देंगे, संभाल देगा। क्योंकि उनको भरोसा है दो तीन बातों का। पहला, इतना योग्य है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इतना ईमानदार है कि कोई इसको करप्ट कर नहीं सकता, इतना मजबूत है कि कोई इसको झुका नहीं सकता। आईएएस आईपीएस बनने का मजा तब है जब इतिहास आपको याद करे इस रूप में। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। मुझे पता नहीं कितना समय हो गया, उम्मीद है कि जितना था उससे ज़्यादा मैंने समय नहीं लिया होगा। ठीक है।